दोस्तों आप सब जरूर बताना। दोस्तों आपके लिए लेकर के आए हैं अगला पार्ट 123 और इससे पहले 122 पार्ट करवा चुके हैं। अगर आप रह गए हैं नहीं देखे हैं जिसे हजारों लोगों ने देखा है तो आप भी देखिए। और प्लेलिस्ट हमने सबकी बना दिया है और सारे पार्ट्स हमने सीरियल वाइज लगा दिए हैं तो आप वहां से देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे लास्ट तक मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों स्पेशल सीरीज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 100 के ऊपर जितने भी हम करवा रहे हैं सबको हम डिटेल से करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ऑप्शंस बताते हैं, चित्र भी दिखाते हैं और कोई ट्रिक है अगर क्वेश्चन की तो उसको भी हम लेकर के चलते हैं ताकि अगली बार जो क्वेश्चंस आए आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाएं। तो प्यारे दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समझ जाएं सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। क्वेश्चन है दोस्तों आज का, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो रैम है दोस्तों एक प्राथमिक मेमोरी में आता है, जो प्राइमरी मेमोरी है वो है। और प्राइमरी मेमोरी में दोस्तों कई सारी मेमोरी आती हैं जैसे रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ये आते हैं प्राथमिक में। और वहीं पर द्वितीयक की बात करें, ये वाला थर्ड में। द्वितीयक में होती हैं सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क यानी कि एसडी और यूएसडी, ये सारी की सारी द्वितीयक मेमोरी में आती हैं। हो सकता है कि अगली बार कुछ नाम दे दिया जाए, जैसे कह दिया जाए रोम, ये बताओ कि कौन सी मेमोरी है, प्राथमिक, द्वितीयक, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। क्वेश्चन है अगला, 42.425 प्लस 6 ऐसे करके दिया है तो इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों सिंपल आप इनको लिखते जाओ जैसे जैसे दे के रखा है। तो मैं पहले प्लस वालों को ऐड कर लेता हूँ, ये प्लस ये और इनको, इसके बाद इसको लास्ट में घटा देंगे। तो इनको ऐड करते हैं, 6 5 11 और 11 8 19 यानी कि 1 बचा, 9 1 यानी कि 10 हो गया, 10 2 12 14 यानी कि 4, फिर 1 बचा। तो 5 4 9 1 हो जाएगा 10, फिर 1 बचेगा। तो 6 2 8 1 9 और यहाँ पर आ जाएगा 4 यानी कि 49.049 बचा। ये वाला आप घटा दीजिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15.31, यहाँ जीरो कर दो क्योंकि कुछ नहीं दिया है। अब इसको आप घटा दो तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 लिखिए, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर लिखिए 3। इसके बाद 10 में से 3 गया तो 7, दशमलव लगाइए, 8 बचा होगा क्योंकि एक उधर चला गया, 8 में 5 यानी कि 3, ये 3 है, और 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, 33.739 बचेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें लेके रखा है 33.739। अगला क्वेश्चन है, 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? तो ये किया था दोस्तों महाराष्ट्र ने। ठीक है, अब आपको 2020 याद नहीं रखना, 2024 के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन किया है वो किसने किया है, तो ये फिर से करा है महाराष्ट्र ने, आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर महाराष्ट्र अभी भी होगा 2024 के हिसाब से। और ये किया गया था दोस्तों तमिलनाडु में, तमिलनाडु ने इसकी मेजबानी की थी। हो सकता है पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी किसने की, तो तमिलनाडु। ठीक है, अब तमिलनाडु के अलग अलग 4 शहरों में इसको आयोजित किया गया था, चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर, ये 4 शहर थे जहां मदुरै में जहां किया गया था। और ये 19 से लेकर के 31 जनवरी तक इसको किया गया था, खेला गया था ये गेम। दोस्तों हो सकता है अगली बार थोड़ा और अंदर पूछ ले तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। महाराष्ट्र ने जो जीता है उसने 57 गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल। और यहाँ पर जो जीते हैं रजत पदक यानी कि 48 थे, और कांस्य पदक जो जीते हैं वो जीते हैं 53। ठीक है, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? देखो 1 किलोबाइट मतलब 1 केबी की बात हो रही है, 1 केबी। ठीक है, तो 1 केबी में कितना होता है, 1024 बाइट यानी कि बी होता है। अब अब अगर ये पूछ लिया जाए कि जैसे देखते होगे केबी, तो केबी में होता है 1 एमबी, तो 1 एमबी मेगाबाइट। और इसमें क्या होता है 1024 केबी जब मिल जाती हैं तो 1 एमबी हो जाती है। और वहीं पर अगर हम 1 जीबी की बात करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जरूर कोशिश करोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो ये किया था दोस्तों रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर पहला से उत्तर हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी को, याद रखेंगे
26 जनवरी 1919 को इसकी शुरुआत की गई थी और ये बहुत ही खतरनाक कानून बनाया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा। ब्रिटिश जो सेना थी, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, उन्होंने कहा था कि बिना अदालती कार्यवाही के उन किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले जा सकता है, बिना किसी उसके जिस पर शंका हुआ, डाउट हुआ, बिना किसी कारणवश उसको तत्काल हिरासत में लिया जा सकता है। तो इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था रॉलेट एक्ट यानी कि और 26 जनवरी 1919 को। तो समझ गए होंगे आप, इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो वो था मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखो दोस्तों, जब यहाँ पर एकमात्र सबसे पहले सर्वप्रथम ये आ जाए किसी क्वेश्चन में, चाहे वो जीएस जीके करंट अफेयर कोई भी क्वेश्चन हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके रेलवे के लिए। तो इन क्वेश्चन पर आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। इनको आप लोग लिख लिया करो, पेन कॉपी ले लो। अगर आपने नहीं अभी लिया है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, पेन कॉपी उठाइए, इसके बाद इन क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। ठीक है। अब देखो, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ये तो थे जो 6 वर्षों तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और वहीं पर पुरुषोत्तम दास टंडन जी, दोस्तों एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने 1952 में लोकसभा से चुने गए थे और 1956 में ये राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए थे। यानी कि लोकसभा में तो चुनाव होता है, राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। तो 1952 में लोकसभा में जीते थे और 1956 में राज्यसभा के लिए इनको मनोनीत किया गया था। और इनकी खास बात क्या है दोस्तों, कि इनको 1961 में भारत रत्न मिला था। किसको मिला था? पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। और अगले हैं आचार्य जेबी कृपलानी। दोस्तों ये भी एक फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, साथ ही साथ ये पर्यावरणवादी भी थे और गांधीवादी विचारधारा के थे। और 1947 में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है। झंडा समिति के, एक देखो क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, मुझे याद आ गया, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोलेंगे जेबी कृपलानी थे। ठीक है, याद रखना। और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था एक फौज का, जिसका नाम क्या था? आजाद हिंद फौज की गठन करी थी। आजाद हिंद फौज की गठन करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और देखो, इनके गुरु दो थे, जैसे एक विवेकानंद जी थे, किसके? सुभाष चंद्र बोस के। विवेकानंद जो गुरु थे इनके दोस्तों, वो आध्यात्मिक गुरु थे। और वहीं पर इनके जो दूसरे गुरु थे वो थे चितरंजन दास, जो कि राजनीतिक गुरु थे। यानी कि आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद और राजनीतिक गुरु चितरंजन दास, किसके? जेएससी बोस, यानी कि यहाँ पर एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो ये रंग कोड है दोस्तों नीला। जो नीला कलर होता है वो अपशिष्ट पदार्थ रखे जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ यानी कि अजैव क्या होता है? जिनका घटन नहीं होता है, यानी कि जो जैविक अपघटन से अपघटित नहीं होता है, जल्दी से गलता नहीं, नष्ट नहीं होता है, इसमें से आता है अजैव में, जैसे प्लास्टिक, कांच या पॉलीथीन या सिरिंज, आप जानते होंगे जो सुई लगाई जाती है, उसमें से ये सारे के सारे आते हैं अजैव में। और इनका जो कचरे का डिब्बा होता है वो नीले कलर का होता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, पिक्चर में आप लोग देख भी पा रहे होगे यहाँ पर। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो देखो 2020 में तो थे दोस्तों राधा कृष्ण माथुर, जो आपसे पूछा गया है। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों 2024 के हिसाब से। बीडी मिश्रा जी हैं उपराज्यपाल, कहाँ के? लद्दाख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस संस्थान ने 2019 में अपनी संस्थापना के 50 वर्ष पूरे किए? तो ये दोस्तों किया था इसरो ने, अपने वर्ष पूरे किए। इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 15 अगस्त और 1969 को। ठीक है, याद रखना, ये 1969 को इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त के दिन, और वही 2019 में 50 साल पूरे कर लिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब बात करते हैं इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। और इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में जो हैं वो हैं एस सोमनाथ जी। ठीक है, याद रखना, मैंने चारों चीजें बता दी, जो जो याद रखने वाली चीजें थी, आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन है, बिंदुओं 0,2 और 1,-3 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो इसकी बेहतरीन सौंदर्य ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ये पहले जो आप याद करते थे y-y2, ये हटा दो, सेकंडों में आंसर आएगा। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन आप उठाओ,
पहला मान लो, ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि सही है या गलत है, मैं इसको छिपा देता हूँ। मान लो अभी तो आपको पता चल गया, लेकिन अब मैं बताता हूँ। अब देखो जो भी समीकरण में पहला नंबर पे हो, आप कहीं से भी चेक कर सकते हो। जैसे लिखा है 0,2, तो पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को मान लो y। अब इस समीकरण को उठाओ, क्या लिखा है 5x प्लस का y माइनस का 2 बराबर में 0। ये प्लस है, 7 मत समझना, ठीक है। अब देखो 5 x की जगह पे रखना है 0, प्लस y की जगह पे रखना है 2, माइनस का 2 बराबर में 0। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 बराबर में 0। तो देखो 0 बराबर में 0 आ जाएगा कि भाई 2 में से 2 गया, 0 ही बचेगा। तो देखो यहाँ पर भी 0 आ रहा था, तो इसका मतलब है कि ये वाला सही हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। अब मान लो अगला लेके चेक करते हैं, तो इससे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मतलब x की जगह में पहले 1 रख दो और y की जगह -3 रख दो, तो भी 0 ही आएगा। आप लोग करके देखना एक बार, आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन अगर मैं लेकर चलता हूं तो आपको बताता हूं। ये लिखा है 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल में 0। x की वैल्यू 0 रखिए, तो 5 इंटू 0 प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस का 2 इक्वल में 0। तो ये 0 प्लस 4 बराबर में 0। तो आप बताओ 4 की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है क्या? नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये गलत है, यही वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी कूट भाषा में ब्राइड को FPMHI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सिंगल को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो पहले तो हम ये देख लें कि इसको लिखा कैसे गया होगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो B है, B के बाद क्या आ गया है F, तो B के बाद गैप कितना का है CDE, यानी कि 3 का गैप करके F आया। वैसे ही R के बाद V आ रहा है, तो R के बाद क्या आता है STU, 3 का गैप फिर आता है V, तो देखो V आया, यानी कि 3 का गैप हो रहा है। हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। E के बाद I आया है, तो देखो E के बाद क्या आता है FGH, 3 का गैप करके I आ गया। इसका मतलब 3 का गैप करना है हमको, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है। हमें क्या बताना है सिंगल का, तो मैं यहां लिख देता हूं SINGLE। अब देखो यहाँ पर सिंगल S के बाद आगे आगे बढ़ेंगे, TUV, ये 3 छोड़ दो, V के बाद क्या आएगा W आएगा। इसका मतलब यहाँ पर W होगा स्टार्टिंग में, तो सब में W दे के रखा है। अब लास्ट वाला आप चेक कर लो पहले, तो लास्ट में है क्या E, और E को क्या लिखा था I, तो लास्ट में आ जाएगा I। तो देखो WI दोनों में दे के रखा है, तो इस वजह से हमें सेकंड चेक करना पड़ेगा। सेकंड में क्या, क्योंकि यहाँ M है और यहाँ पर N है, यहीं से पता चल जाएगा। तो I लिखा है, और I को हमने अभी क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, M लिखा था, तो WM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई थी? तो दोस्तों ये तो हुई थी थाईलैंड की खाड़ी से, लेकिन अब आपका मतलब ये है क्वेश्चन कराने का, मेरे हिसाब से जो मैं करा रहा हूँ ये है कि 2024 में जो जो तूफान आए हैं, कहाँ से उठे हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो एक नज़र आप फेर लेना कि 2024 में कौन कौन से आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। तो देखो एक स्टार्टिंग में आया था 2024 साल के स्टार्टिंग में ये आया था, रेमल नाम का चक्रवात आया था। नाम था इसका रेमल, जो कि उठा था कहाँ से, हिंद महासागर से आया था। दोस्तों मैंने HM लिख दिया, आप लोग हिंद महासागर ही पढ़ेंगे, ठीक है। और हिंद महासागर में ये इसने तबाही कहाँ मचाई थी, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो भी हाल ही में दिसंबर में आया है, वो आया है दोस्तों फेंगल। फेंगल नाम का एक चक्रवात आया है, जिसका नाम फेंगल जो दिया है आपको समझ में आ रहा होगा, अरबी भाषा है, और अरबी भाषा का मतलब इसको सऊदी अरब ने इसका नाम दे के रखा है, ठीक है। फेंगल नाम सऊदी अरब ने दिया है, जो कि दिसंबर में आया था। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? देखो रेगिस्तान में होता है, वहां पर क्या होता है, वर्षा की वैसे भी कमी होती है पानी की, और मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकने के लिए हम कौन सी टाइप से फसल का वृक्षारोपण करते हैं? तो ये होता है दोस्तों शेल्टर बेल्ट, ठीक है, शेल्टर बेल्ट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि शेल्टर बेल्ट जो वृक्षारोपण होता है, खेती होती है, किस टाइप की होती है। ये देखो यहाँ पर कितना प्यारा यहाँ पर सजावट की गई है। इसके किनारे किनारे पर ये यहाँ पर बड़े बड़े से पौधे लगा दिए जाते हैं चारों तरफ, और बीच में फसल बो दी जाती है, ताकि यहाँ पर क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये हवाएं इनसे टकराकर ऊपर ही ऊपर रहती हैं, और नीचे जो फसल है इनकी नमी बरकरार रहती है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पानी की कमी होती है, और इसको नुकसान नहीं पहुंचता है, और मृदा जो यहाँ की है वो मिट्टी वैसे ही बनी रहती है। तो ये किनारे किनारे पर बड़े बड़े देख पा रहे हो कि पौधे लगा दिए जाते हैं। एक और चित्र दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप,
यहाँ से और अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखो ये इस प्रकार की जो फसल होती है ये शेल्टर बेल्ट कहलाती है, ठीक है, डिजर्ट एरिया में जो करी जाती है। क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 9 तथा एक्स वाई बराबर 18 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसमें डायरेक्ट हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है x प्लस का y का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x इंटू में y, ये मिलता है हमारे पास फार्मूला। तो बस इसी पे आप वैल्यू रख दीजिए। तो x प्लस वाई कितना दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए बराबर में। अभी मैं बताऊंगा आपको कि एग्जाम में क्या करना है, कौन सा स्टेप छोड़ना है आपको। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो इसको वैसे रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2x कितना है, एक्स है यहाँ पर एक्स जगह पे रखना है, एक्स वाई दोनों ही देख रखा है देखो, तो एक्स वाई 18 हो जाएगा तो इंटू में 18 कर दो, ठीक है। अब देखो आपको वो स्टेप एग्जाम हॉल में ये छोड़ देना है, डायरेक्ट 9 का स्क्वायर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आप 81 ही लिख देंगे, ठीक है, ये स्टेप कट जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36, तो बस 81 में से 36 हटा दीजिए आप, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 81 माइनस का 36। अब देखो 11 में 6 गया तो 5 आएगा, और वहां पर देखो अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना कि आगे क्या करना है। देखो ऑप्शन में देखो लास्ट डिजिट में 5 किस में दिया है, केवल इसी में दिया है, तो बस यही सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर कोई और डिजिट हो जिसमें 5 और 5 लास्ट में दिया हो, जैसे 25 55 ऐसे दे दिया जाए, तो क्या करोगे, पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पर 11 में से 6 गया था तो 7 में से 3 गया तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 45 वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। देखो यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए, कितने त्रिभुज हैं इसमें बताना है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको ऐसे करके, अब आप लोग बताने की कोशिश करो इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखो एक त्रिभुज तो हो गया इसका ये वाला, यहां से मैं थोड़ा और सही करता हूँ, ये वाला आपका त्रिभुज हो गया, ये एक हो गया, इसके बाद ये हो गया दूसरा, और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये हो गया तीसरा। तो इसी में तो 3 हो गए देखो, ठीक है। और इसके बाद अगला देखो यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए, ये हो गया एक प्लस का एक कर दो आप। अगला यहां से देखो ये एक और बन रहा है छोटा वाला, यहां से यहां तक, तो एक प्लस का और कर दो, यानी कि 3 2 कितने हो गए 5। तो अभी यहां से यहां तक हो गए हमारे पास 5। अगला देखो इसमें देखो एक ये बनेगा 5 प्लस 1 6, और 6 एक ये छोटा वाला 7 हो गए, यहां तक हो गए हमारे 7। अगला देखो ये पूरा का पूरा हो गया एक 8, और ये हो गया एक कितना 9 हो गया, ये हो गए 9 टोटल 9। और यहां से देखो ये वाला बड़ा वाला तो 9 और 1 ये कितने हो गए टोटल 10 हो जाएंगे दोस्तों। तो टोटल जो यहाँ पर आ रहे हैं फिगर वो कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा मुस्कुराते हुए। दोस्तों आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, और मैं भी भूल जाता हूं बताना क्योंकि वीडियो मुझे याद नहीं रहता बोलने के लिए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जैसा प्यार और आप हौसला दे रहे हैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 169 अनुपात 196 है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो देखो दोस्तों ध्यान से, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई वर्ग है एक दूसरा वर्ग है ऐसे करके, अब इनका अनुपात अगर हम देखते हैं तो 169 है इसका एरिया का अनुपात और इसका है 196। तो आप बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा अगर x रही होगी तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया 196, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट 196 करेंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब मेरा ये, तो इसकी भुजा 13 और इसकी भुजा 14 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है यहाँ पर कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है कि परिमाप का अनुपात क्या होता है 4 गुणे में भुजा करेंगे यहाँ पर, और भुजा है यहाँ पर 13, और भुजा यहाँ 4 आएगी तो अगले वाले में भी तो 4 गुणो भुजा लिखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि जो इनकी भुजाएं हैं वही अनुपात हो जाएगा इनका। तो बस 13 अनुपात 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो बस ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा 13 अनुपात में 14। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो कितना धमाकेदार क्वेश्चन है ये, देखने में तो लग रहा है, पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात करिए।
ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 45% और 70%, तो मैं लिख देता हूँ 45 और ये 70, ये परसेंट है, ठीक है। अब दोनों के बीच का जो अंतर है 15 दे के रखा है। भाई ये तो कह रहा है कि 45% जो है 70% से 15 कम है, यानी कि 70 45 के बीच का अंतर कितना आ गया, ये आ जाएगा 25 का। तो हमारे हिसाब से 25% का अंतर, क्वेश्चन के हिसाब से 15 रुपए का अंतर। तो 25% की वैल्यू 15, तो पूछा है संख्या, और संख्या हमारी होती है 100%। तो आप बताओ कि 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे। तो 100% 25 को 100 और वैल्यू 15 चौको 60, यानी कि क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर दूसरा खिलखिलाते हुए आंसर आ जाएगा हमारा। दोस्तों आप लोग बताओ जरा कि यहाँ पर 21 का स्क्वायर क्या होता है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। 21 का स्क्वायर क्या है। अगर आपको स्क्वायर निकालने में भी दिक्कत हो रही है तो नीचे इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वर्ग निकालने की ट्रिक, उस वीडियो को देख लेना। थोड़ी देर की वीडियो है, 5 मिनट की होगी मुश्किल से, उससे भी कम। अगर उसको आप देख लेते हैं तो फर्राटे से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको देखना ही है, लेकिन आप चाहो तो देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म प्रजाति श्रेणी सही है। तो देखो द ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो है दोस्तों असुरक्षित। ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सही है। काला हिरण ये लुप्त प्राय में हो सकता है और निकोबार दुर्लभ में हो सकता है, ठीक है। और ये गलत है, सही केवल द ग्रेट हॉर्नबिल है। मैंने कल की वीडियो में बताया था दोस्तों आपको कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है। अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग बताना जरा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। और जब हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं वीडियो में जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप लोग टिक करते हो, तो उसको भी आप लोग पढ़ लिया करो, क्योंकि बहुत ही काम के क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। तो इससे आपका वो भी तैयारी होती जाएगी। भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है, यानी कि जितनी भी विद्युत उत्पादन होता है उसमें नाभिकीय शक्ति से कितना उत्पादन होता है। तो ये होता है दोस्तों 3.3% के आसपास, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ यही दिया है 5% से कम, तो बस यही सही उत्तर हो जाएगा, 5% से कम वाला। अगले क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। देखो दोस्तों पिछले बार के एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, कथन निष्कर्ष बहुत पूछे गए थे। किसी किसी सेट में 3 से 4 क्वेश्चन भरे पड़े थे कथन निष्कर्ष के, और ये एकदम आसान होते हैं। अगर आप लगातार देख रहे होंगे कथन निष्कर्ष तो आपको काफी आने भी लगे होंगे, ठीक है। चाहे आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक दो, आप अपने आप से इसका आंसर बताओ, ठीक है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। फिर मैं जो बताऊंगा आंसर उसको आप मैच कर लेना, फिर आप देखना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने कोशिश करी होगी। देखो पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। यानी कि जो पेट्रोल और डीजल है इनकी डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और इस वजह से बहुत दिनों बाद नहीं, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में कुछ ही सालों बाद इसकी कमी हो सकती है ईंधन की, ये कह रहा है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, यानी कि आगे आने वाले समय में केवल इलेक्ट्रिक चलेंगे, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा। तो ये गलत है। गलत क्यों है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर कभी भी किसी निष्कर्ष में दे दिया जाए केवल, मात्र, सिर्फ, तो हमेशा वो गलत ही होता है, तो इसको आप गलत करो। दूसरा कह रहा है ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए, यानी कि अगर ईंधन की कमी हो रही होगी तो उस समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर डीजल पेट्रोल कम हो रहा है तो उसकी जगह पे कोई और विकल्प होने चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही हो, कुछ और भी ज्यादा हो सकते हैं उसके बारे में ऑप्शन। तो ये तो सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। 12 प्लस, और ये दिया है बिग ब्रैकेट में 25/1/5 माइनस ऐसे करके दिया है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी कौन सा, छोटा ब्रैकेट, फिर अंदर वाला ब्रैकेट, इसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, इस क्रम में हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। तो 25 भागे में 1/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे में 5। क्यों, क्योंकि भाग को उल्टा कर देते हैं, जब 5/1/5 को 5/1 लिखते हैं तो यहाँ गुणा आ जाएगा। तो आप बचाओ 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, तो यहाँ तो आ जाएगा 125, तो लिखेंगे 125 माइनस, अब 14 8 112 होता है, तो 112 लिख दीजिए। इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 125 में से 112 हटा दो आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ तो हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक को हम 13 लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट हटाकर लिख दे रहा हूँ 13।
ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 13, यानी कि 12 प्लस का 13 माइनस 4 नहीं 36, तो ये हो जाएगा 36। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो 12 13 कितना होता है, 25 होता है। 25 माइनस का 36, तो 36 बड़ा है 25 है, तो आप घटाइए दोनों को, तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन माइनस का साइन होगा क्योंकि 36 बड़ा है 25 छोटा है, तो बस -11 ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा। एक 658 सेंटीमीटर लंबी छड़ से 34.6 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई एक छड़ है लंबी, और ये कह दो कि टोटल लंबी है ये 25 सेंटीमीटर, और इसे 5-5 के हिसाब से हमें टुकड़े काटने हैं। 5-5 के हम कितने टुकड़े बना सकते हैं, तो आप कहेंगे टोटल लंबाई बटे में कितने का टुकड़ा चाहिए, एक टुकड़े की लंबाई 5, तो 5 हो जाएंगे। तो ठीक वैसे हमको यहाँ पर भी करना है। कुल लंबाई कितनी है 658, और एक टुकड़े की लंबाई कितनी है, ये है 34.6। तो मैं एक काम करता हूँ, दशमलव हटा के डायरेक्ट यहाँ पर 0 बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना। तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर 0। अब काट दो आप, 2 से काटना है, 2 से काट दीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 0, और 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 3 6, इतना आ जाएगा। अब देखो इसको आप भाग दे दो, 173 का दोगुना अगर आप करोगे तो ये निकलेगा कितना, लगभग 346 निकलेगा, आसपास यही आएगा। और ये है 329, तो 2 बार में तो ज्यादा हो रहा है देखो, तो एक बार हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब एक बार लिया तो 329 में से 173 आप हटा दो तो 6 बचेगा, और 12 में से 7 गया तो 5, ये 5 लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, 5 है, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 156 बचेगा। तो 156 तो ये हो गया, बचा हमारे पास 0, तो इसको भी आप लगा लो, नीचे 173 से डिवाइड कर दो आप इसको। मैं ये पूरा हटाकर 3 झांगड़ा पूरा ये लिख देता हूँ, 1560 बटे 173, ठीक है, आप याद रखना। तो अब देखो 173 लगभग कितनी बार में पहुंचेगा, तो मैं यहाँ से ज्यादा बार न कराकर मैं 8 बार चेक करता हूँ। तो 173 गुणे में 8, तो 8 त्रिक 24, 7 8 56, 2 58, 8 5 13, यानी कि 1384, जबकि हमें जाना है 1584 और 1560 तक, तो एक और बढ़ा लो, यानी कि 9 बार कर लो। तो देखो अब आपको 9 बार करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देखो ऑप्शन में देखो एक तो आएगा पहले, और सबसे लास्ट में हमने 8 किया, यानी कि अगर 8 लास्ट में आ रहा है तो भी 1384 तक पहुंच रहे हैं, जबकि ये 1560 इससे भी ज्यादा, यानी कि 8 से भी ज्यादा आएगा। तो एक के बाद 8 से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 1 7, ये तो छोटे नंबर है ना, 9 ही है जो कि 8 से बड़ा है। तो बस डायरेक्ट आप ऑप्शन पहला लगा सकते हो यहां से, ठीक है, ऐसे करना है आपको। क्वेश्चन है 5 सही 7 बटे 9 भागे 4 सही 1 बटे 3 गुणे 6, ऐसे करके पूरा पेपर क्वेश्चन दिया है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले आप ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको साधारण में बना लीजिए। तो देखो ये लिखा है 5 सही 7 बटे में 9, इसको कैसे बनाते हैं, तो नीचे वाले का गुणा इधर वाले में कराते हैं हमेशा। तो 4 9 पना 45 हो जाएगा, 45 प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पर 52, तो 52 और नीचे 9 है, तो इसको हटाकर हम लिख सकते हैं 52 बटे में 9, ठीक है। तो मैं ये पूरा हटाकर 52 बटे 9 लिख देता हूँ, तो वैसे ही सबको आप कर लो। तो ये लिखा है 52 बटे में 9। अब देखो भाग लगा है, आप लगा दो, वैसे 4 4 3 12 1 13, तो 13 बटे में 3 गुणे में ये 6 है, तो 14 गुणे 6 कर लो, 14 छंग 84, और 84 9 हो जाएगा 93, तो 93 बटे में 14 गुणे में, और आगे देखो प्लस लगा है तो इसको प्लस कर दीजिए। 9 दूनी 18, में डायरेक्ट इसको काट देता हूँ, आप लोग देखो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, यानी कि आ जाएगा 7 गुणे में 2, यानी कि 7 दूनी 14, इतना आ जाएगा। चूंकि हम भाग वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये 52 बटे में 9 है, इसको आप गुणे में चेंज कर दो, 3 बटे में 13, जैसे मैंने भी बताया था पिछले क्वेश्चन में वैसे ही करना है। और ये लिखा है 93 बटे में 14 प्लस का 14 बटे में 1। अब काट दो, अगर कोई कट रहा है, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 13 कम 13, 13 चौको 52 होता है। अब और कोई कट रहा है तो देखो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3, ये लिख सकते हैं 31 गुणे में 2, तो 2 गुणे में 31, और नीचे आ जाएगा 7 7 प्लस का 14 बटे में 1, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको हटा कर पूरा साफ साफ लिखता हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर आप पढ़ पाओ, क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेकिन समझ जाओगे आप।
ये लिखा हुआ था दोस्तों 2 × 31 और यहाँ पर प्लस था 14/1। इसको कर लीजिए, 31 दूनी हो जाएगा 62/7 प्लस 14/1। एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। तो नीचे लिखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 और यहाँ हो जाएगा 62 प्लस 7, 1 से भाग देंगे 7 बार में जाएगा और 7 गुणे में 14 करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 2 9 98 हो जाएगा। पूरा आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 और 9 6 15 1 16 160/7 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा अभी। अब आपको सॉल्व भी नहीं करना, ऑप्शन आप देखो सबसे नीचे 7 आएगा, ये तो फिक्स है। तो जब सही में लिखेंगे यानी कि मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो भी 7 आएगा। तो देखो इसमें 6 है लास्ट में, इसमें 6 है और इसमें 8 है, किसमें 7 है? सिर्फ इसी में है 6/7। तो बस यहीं से आप स्मार्ट तरीके से आंसर को टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया यहाँ से देख करके, नीचे यहाँ पर 7 ना होता तो फिर क्या करते? तो फिर आप पूरा सॉल्व कर लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको काट के आप करते तो आ जाता। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है एडिट करने में क्योंकि इतनी अच्छी सुविधा अभी नहीं है। तो आज हम क्वेश्चन 75 तक कर लिए हैं और अगला पार्ट जो आएगा वो 100 तक के हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अगले पार्ट में खत्म हो जाएगा। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा, लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये सारे आगे वाले क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे आपके पास। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ कहना चाहते हो या किसी भी प्रकार का डाउट है किसी का तो आप लोग कमेंट करो, मैं कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे हजारों लोगों ने कमेंट्स करे उन सबके रिप्लाई हमने दिए हैं, थोड़ा सा लेट हो सकता है, 1 2 4 घंटे 1 दिन, लेकिन आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको ये रियल क्वेश्चंस दिए जाएंगे और रियल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि पूरी तरह से आपको फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा। साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि सर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा? तो प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे मैंने करा दिए हैं और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लेना, बहुत सारी करवा दिए, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, यानी कि ग्रुप डी पिछले पेपर की प्लेलिस्ट और एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है, एलपी टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट है और रेलवे के जो हमने इंटरव्यूज लिए हैं, क्या सिलेबस है, सैलरी क्या रहती है, क्या काम रहता है, तो वो भी यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। साथ ही साथ मैथ के क्वेश्चंस करवाए हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो सब कुछ सीरियल वाइज लगा दिया है, अगर आप एनटीपीसी खोलेंगे तो पार्ट 1 2 3 ऐसे करके आपको क्रम से मिलते चले जाएंगे। हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं उसका अगला पार्ट अगर चाहिए होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, उस वीडियो का अगला पार्ट डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में चेक कर लिया करिए, कोशिश करते हैं कमेंट सेक्शन में पिन करें। ठीक है, पिन नहीं भी होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगला पार्ट की, क्लिक करिए। फिर मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।